कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, जितने भी ग्लैंड्स थे उनके बारे में स्टडी किया, डाइजेशन की फिजियोलॉजी पढ़ी। हमने पूरे चैप्टर को समराइज्ड वे में और डिटेल्ड वे में दोनों तरीके से पढ़ लिया है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हाइपरकोलेस्ट्रेमिया। जब बायोलॉजी में वर्ड्स आते हैं तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मैं हर अपने वीडियो लेक्चर में आपको यही बताती हूँ कि बायोलॉजी में आपको वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर वर्ड अपने आप में अपना एक्सप्लेनेशन दे देता है। तो यहाँ पे वर्ड है हाइपर मतलब ज़्यादा, कोलेस्ट्रेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन या कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। ये हम काउंट करते हैं ओवर न्यूट्रिशन में। अब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन किसकी वजह से होता है? जब हम अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा खाते हैं, सैचुरेटेड फैट्स का मतलब है घी, तेल, रेड मीट का कंजम्पशन अगर बॉडी में ज़्यादा है, यानी कि इनटेक ज़्यादा है, तो इनटेक की वजह से बॉडी में अल्टीमेटली जो फैट्स हैं या कोलेस्ट्रॉल है उनका डिपोजिशन ज़्यादा होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एग्जैक्टली डिपॉजिट कहाँ होता है? ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये डिपॉजिट होता है ब्लड वेसल में। ये ब्लड वेसल है, इसमें आरबीसी फ्लो कर रहा है, तो ये जो डिपॉजिशन आपको दिखाई दे रहा है ये कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन है। जब ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो ब्लड फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आएगा, यानी कि ब्लड का फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं रुकता है या धीरे हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे जब कई बार कुछ कंडीशन में ब्लड वेसल्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, और क्लॉटिंग होने को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। इसके वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हाइपर कोलेस्ट्रेमिया क्या है? इट कॉज ड्यू टू इनटेक ऑफ एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैट, यानी कि सैचुरेटेड फैट के ज़्यादा कंजम्पशन से। सैचुरेटेड फैट में आता है बटर, घी, रेड मीट एंड एग। इन सभी चीज़ों के ज़्यादा कंजम्पशन से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अल्टीमेटली कहाँ ज़्यादा मिलेगा? ब्लड में ज़्यादा मिलेगा और एबनॉर्मली राइज होगा। एक नॉर्मल कंडीशन में भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होना चाहिए, बट अगर ये एबनॉर्मली बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। दिस कॉज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लॉटिंग होना ब्लड वेसल्स में, और हार्ट अटैक, यानी कि डिपोजिशन से पर्सन को हार्ट अटैक आने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। साथ साथ में हार्ट में खुद में भी मसल्स होती हैं, उनको भी ब्लड चाहिए। तो जब ब्लॉक हो जाता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन आती है उसको हम कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, और उसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस या हार्ट अटैक। द नेक्स्ट कंडीशन इज ओबेसिटी, यानी कि ये भी ओवर न्यूट्रिशन का पार्ट है। डाइट में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा होना जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हैं या फैट सोर्स से हैं। तो यहाँ पे इट कॉज ड्यू टू द एक्सेस इनटेक ऑफ हाई कैलोरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हाई कैलोरी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं खाने पे, उनके ज़्यादा इनटेक से, जैसे शुगर, हनी एंड सैचुरेटेड फैट। यहाँ पे सैचुरेटेड फैट भी इसमें काउंट होंगे क्योंकि कैलोरिक वैल्यूज़ उनकी ज़्यादा है। अब यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो जाता है और फैट के डिपोजिशन की वजह से इस पर्टिकुलर कंडीशन में इंसान मोटा दिखता है ज़रूरत से ज़्यादा। अब जो मोटापा है अपने आप में बीमारियाँ लेके आता है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट डिजीजेस ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसे डिसऑर्डर बॉडी में होने लगते हैं, क्योंकि ओबेसिटी अपने आप में कहते हैं इनको कैरी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपर विटामिनोसिस। ये भी ओवर न्यूट्रिशन में आता है। नाम से पता चल रहा है विटामिन की ज़्यादा मात्रा बॉडी में, यानी कि इट कॉज बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन। यहाँ पे हम कुछ विटामिन की बात करेंगे, जैसे विटामिन ए एंड डी। जब हम विटामिन ए के ज़्यादा इनटेक की बात करते हैं
तो ये भूख को कम करता है, यानी कि एपेटाइट लॉस करता है। स्किन पे रैशेस, स्किन पे एलर्जी कॉज करता है, तो इट कॉज लैक ऑफ एपेटाइट, इचिंग एंड रैशेस। उसी तरीके से जो विटामिन डी है, विटामिन डी क्या करता है, ये हमारी बॉडी में नौसिया फीलिंग ज़्यादा होने से हमें नौसिया यानी कि उल्टी जैसा मन होना, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें आदमी को लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, वो खाएगा नहीं, और जब खाएगा नहीं तो उसको क्या लगेगा कि मुझे कोई भी फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो फूड को रिपेल करेगा, दैट इज़ एनोरेक्सिया। हाइपर कैल्सेमिया यानी कैल्शियम का ज़्यादा होना, हाइपर मतलब ज़्यादा और कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम लेवल का ज़्यादा होना। हाइपर फॉस्फेटेमिया, फॉस्फेट का ज़्यादा होना। कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैल्शियम का डिपॉजिशन, तो ये किसके कारण होता है, ये विटामिन डी के एक्सेस के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें किससे आई हैं, विटामिन के ओवर होने से, यानी कि विटामिन की मात्रा ज़्यादा होने से बॉडी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोरेसिस की। नाम से पता चल रहा है कि फ्लोरीन के बारे में बात की जा रही है। जब हम फ्लोरेसिस की बात करते हैं तो ये फ्लोरीन के ज़्यादा इंटेक से होता है। जिन एरियाज़ में पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है उन एरियाज़ में लोगों के दांत पीले हो जाते हैं क्योंकि उनमें फ्लोरीन डिपॉजिट हो जाता है। सो इट कॉज्ड बाय द एक्सेस इनटेक ऑफ फ्लोरीन, एंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मॉटल्ड ब्राउनिश और डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ, यानी कि दांतों का रंग बदल जाना। किस प्रकार का हो जाना, ब्राउनिश हो जाना, दैट इज फ्लोरोसिस। नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब जलन होना, दर्द होना इंटेस्टाइन में या स्टमक लाइनिंग में। बेसिकली एक कॉमन बीमारी है जो एलिमेंट्री कैनाल में देखी जाती है। ये एलिमेंट्री कैनाल में किस कारण से होती है, ये हो सकती है 3 कारणों से, वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या पैरासाइट के इन्फेक्शन से। अब पैरासाइट्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी उनको रहने के लिए जगह दे देती है। सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो हमारी इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन होना एक कॉमन एलिमेंट है, कॉमन यानी कि ये कॉमन बीमारी है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन से हो सकती है, या ये पैरासाइट की वजह से हो सकती है। अब पैरासाइट हमें पता है कि कौन कौन से पैरासाइट है जो कॉमनली हम सुनते हैं, जैसे राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, थ्रेड वॉर्म एक्सेट्रा। जैसे राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म एंड थ्रेड वॉर्म, एस हेल्मिंथीज में आते हैं सारे, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारी हो सकती है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स और निमेटोड्स, जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये पैरासाइट डिजीज कॉज करते हैं। यहाँ पे अगर हम इंटेस्टीन का देखें तो ये हमारी नॉर्मल इंटेस्टीन है, और इन्फ्लेमेशन होने के बाद जो इनर लाइनिंग है उसकी जो म्यूकोसल लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट इज जॉइंडिस। ये कंडीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जॉइंडिस जो है वो जब होता है जब बॉडी में बाइल पिगमेंट्स प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होते। बाइल पिगमेंट्स आते कहाँ से हैं, जब आरबीसी का डिग्रेडेशन होता है उनसे बनते हैं बाइल पिगमेंट्स, जो कि 2 रंग के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो कि हमारे फीकल मैटर को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो बिलीरुबिन होता है येलो कलर का, बिलीवर्डिन होता है ग्रीन कलर का। ये हम बाइल जूस में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, द लीवर इज अफेक्टेड, यानी कि जो बाइल का या बाइल सॉल्ट्स का जो एलिमिनेशन करता है वो कौन करता है, वो लीवर करता है। लीवर का एक फंक्शन हमने इसमें पढ़ा था। तो जब लीवर अफेक्टेड है तो उसके वजह से जो स्किन है और आईज जो हैं वो येलो हो जाती है, क्योंकि बीनीथ द स्किन जो पिगमेंट्स हैं वो जमा हो जाते हैं, यानी कि जो बिलीरुबिन है वो डिपॉजिट हो जाता है, और उसकी वजह से आंखों का रंग और स्किन का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है, यानी कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ आईज। किसकी वजह से, बाइल पिगमेंट के डिपॉजिशन की वजह से।
नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब है कि जो स्टमक का कंटेंट है वो मुंह के द्वारा बाहर निकलना। सो द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, यानी कि स्टमक के थ्रू इजेक्शन होना किसका, जो स्टमक में कंटेंट है उसका, जो फूड स्टमक में प्रेजेंट है उसका। वॉमिटिंग एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है। ये नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसकी डिटेलिंग करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। जो क्विक इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो वॉमिटिंग भी एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है और ब्रेन में इसका सेंटर मौजूद है और इसका सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। So here this reflex action is controlled by the vomit center in the medulla. medulla का पूरा नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा। वॉमिटिंग आने से पहले नॉसिया, यानी कि एक ऐसी सेंसेशन जिसमें मन घबराता है उसको हम बोलते हैं नॉसिया। तो नॉसिया के बाद जब हम वॉमिटिंग की बात करते हैं तो वो कंट्रोल की जाती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से। नेक्स्ट कंडीशन इज डायरिया। डायरिया वो सिचुएशन है जो बोल मूवमेंट इरेगुलरली डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि बोल मूवमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बोल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी कब डिस्टर्ब होती है, हम डायरिया की बात कर रहे हैं, तो वो जब डिस्टर्ब होती है जब वाटर का एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से नहीं हुआ। और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से नहीं हुआ तो जो फीकल मैटर है उसमें वाटर ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। सो दिस इज द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोल मूवमेंट एंड इंक्रीजेज द लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, यानी कि जो फीकल डिस्चार्ज है उसकी लिक्विडिटी को बढ़ाता है। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि ये फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस कर देता है। मतलब यहाँ पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये जो डायरिया है ये बहुत सारे पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है या इन पैथोजेंस की वजह से हो सकता है। डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है, वायरल इन्फेक्शन से भी होता है और प्रोटोजोनल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन है जिसमें फीकल मैटर रिटेन रहते हैं रैक्टम में। सो इन द कॉन्स्टिपेशन द फीकल मैटर रिटेन्ड इन द रैक्टम एंड द काइंड ऑफ फीकल मैटर इज हार्ड फीकल मैटर। So here in the constipation the fecal matter are retained within the rectum। हमने पढ़ा था तो ये समझा था कि जो रैक्टम है वो फीकल मैटर को स्टोर करता है, तो वहाँ पे ही स्टोर रह गया है, बॉडी से एलिमिनेट नहीं हुआ है, हार्ड हो गया है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। इस कंडीशन में भी बोल मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये हम कोलोन देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस कोलोन में रैक्टम में जो फीकल मैटर है वो रिटेन हो गया। इस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट कंडीशन इज इनडाइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है फूड का ढंग से डाइजेस्ट नहीं होना। जब फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है, खाने की इच्छा नहीं होती, कई बार नॉसिया यानी कि वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है। किस किस कारण से ये हो सकता है? पर्सन अपने स्टेमिना से ज़्यादा खा ले उस कंडीशन में, फूड पॉइजनिंग हो गई फंगल इन्फेक्शन से उस कारण से, या फिर एंजाइम्स ने ढंग से काम नहीं किया। जो एंजाइम्स हमारे काम करते हैं, जो फूड को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि हमें पेट भरा हुआ लगता है। द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, यानी कि एंजाइमेटिक सिक्रीशन जो है वो इनएडिक्वेट यानी कम हुआ है। एंजाइटी, हम थक गए, ढंग से सो नहीं पाए उस कंडीशन में। फूड पॉइजनिंग एक प्रकार से फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि उस स्कूल में बच्चों को जो मिड डे मील मिला था उसमें बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। तो बेसिकली वो फंगल इन्फेक्शन होता है जिस कारण से बच्चों में ज़्यादातर इंटेस्टाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाने पे, एंड ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम करने पे ये प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इनजेशन या इनडाइजेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज क्वैशियोर्कर एंड मेरास्मस, जो कि
एनर्जी और प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन डिजीजेज हैं, यानी कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारी बॉडी में हो सकती हैं, जिसमें पहली है क्वैशियोरकर एंड सेकंड वन इज मेरास्मस। दोनों ही कंडीशन में कुछ कॉमन बातें हैं और कुछ अनकॉमन बातें हैं। वी विल डिस्कस वन बाय वन। जब हम बात करते हैं क्वैशियोरकर की, तो क्वैशियोरकर उन बच्चों में होता है जो 1 साल से बड़े हैं। मेरास्मस उन बच्चों में होता है जो 1 साल से छोटे हैं। क्वैशियोरकर केवल प्रोटीन की कमी के कारण होता है, बट मेरास्मस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सभी की कमी के कारण होता है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन डिजीज बोला जाता है। जब हम क्वैशियोरकर की बात करते हैं तो क्वैशियोरकर में ऑडिमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि ऑडिमा का मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि स्किन के नीचे फ्लूइड का डिपोजिशन हो गया है। मेरास्मस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरास्मस में जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, वीक हो जाती है और ऐसा लगता है कि शरीर में मांस ही नहीं बचा है। वेस्टेड मसल्स हो जाती हैं। वेस्टेड मसल्स क्वैशियोरकर में भी होती हैं, बट ज़रूरत से ज़्यादा इंसान कमज़ोर या बच्चा जो कमज़ोर होता है वो मेरास्मस में होता है। जब हम बात करते हैं फैट की, तो क्वैशियोरकर में ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत सबक्यूटेनियस फैट बच्चे में बचा है, बट मेरास्मस में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही फैट ख़त्म हो चुका है। क्वैशियोरकर और मेरास्मस में दोनों में लिम्स जो हैं पतले हो जाते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि बच्चों में सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही हैं, मांस का कोई नाम नहीं है। बट मेरास्मस में ज़रूरत से ज़्यादा जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। सो लेट्स डिस्कस। क्वैशियोरकर अकर्स इन द चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि 1 साल से बड़े बच्चों में होता है। मेरास्मस अकर इन चाइल्ड बिलो 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है कि ये किसकी कमी से होता है, तो क्वैशियोरकर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, और वहीं मेरास्मस प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है। एक्सटेंसिव ऑडिमा, ऑडिमा हमने अभी डिस्कस किया, फ्लूइड डिपोजिशन होना, इसकी वजह से फुलावट जैसा लगना बॉडी में, दैट इज ऑडिमा। तो इस कंडीशन में, यानी कि क्वैशियोरकर के कंडीशन में ऑडिमा होता है, मेरास्मस में नहीं होता। सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि फैट की मात्रा इसमें थोड़ी बहुत है, स्टिल प्रेजेंट। स्टिल प्रेजेंट का मतलब थोड़ा बहुत है, बट वहीं मेरास्मस में बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, डिसअपियर टोटली। नेक्स्ट, वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड थिनिंग ऑफ लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर, यानी कि हाथ और पैर का जरूरत से ज़्यादा पतला होना, मसल्स का ज़रूरत से ज़्यादा वीक होना। एक्सट्रीम एमासिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ द लिम्स, यानी कि इसमें तो जरूरत से ज़्यादा बच्चा जो है वो कमज़ोर हो जाता है और हड्डियों के अलावा बॉडी में कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्किन अपीयर टू बी स्वॉलन, ऑडिमा की वजह से यहाँ पे जो स्किन है वो स्वॉलन दिखाई देती है, हल्की सी फुलावट वाली दिखाई देती है, और यहाँ पे स्किन ड्राई एंड रिंकल्ड, क्योंकि मांस भी नहीं है, ऑडिमा भी नहीं है, तो स्किन बिल्कुल चिपक जाती है और बिल्कुल ड्राई हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं स्किन में। अंडरवेट, यानी कि बच्चे का वेट जितना होना चाहिए उससे बहुत कम होता है, पर यहाँ पे तो सीवियरली इमैसिएटेड, यानी कि जरूरत से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है मेरास्मस में। यहाँ पे क्वैशियोरकर और मेरास्मस की कंडीशन दी हुई है। वेस्टेड मसल दोनों में होता है, बट इसमें बूढ़े आदमी जैसा फेस दिखाई देता है। हमें समझ में भी आ रहा है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा झुर्रियाँ और रिंकल्स पड़ जाती हैं पूरी बॉडी में और फेस पे सबसे ज़्यादा। फैट थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, सबक्यूटेनियस फैट यहाँ पे बिल्कुल गायब है, वेस्टेड मसल्स हैं, वेरी लिटिल फेस, चेहरा बहुत ही छोटा हो जाता है। अंडरवेट दोनों में होते हैं, पर ज़रूरत से ज़्यादा अंडरवेट जो हैं वो मेरास्मस में होते हैं। ओएडिमा इस कंडीशन में होता है, यानी कि क्वैशियोरकर की कंडीशन में होता है, मेरास्मस की कंडीशन में ओएडिमा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़े, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जिन पर क्वेश्चन आता है। हमें ये याद रखना है कि किस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के क्या सिम्टम्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन।